कि हिंदुस्तान की राजनीति में 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो फिल्म दिखाएंगे वो हिंदुस्तान की राजनीति के ओटीटी प्लेटफॉर्म की सबसे सुपरहिट फिल्म होने वाली है। सचिन पायलट अब तक धैर्य की प्रतिमूर्ति रहे हैं। वो समय का इंतजार करते रहे, लेकिन जब समय उनके फेवर में आने लगा तो उन्होंने वहां पर अपना पेशेंस लूज किया। अगर राजस्थान में जीतना है तो वसुंधरा के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। हालांकि वो नारा भूल जाते हैं जो 2018 में हुआ था कि मोदी तुझसे बेर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। दुनिया का सीएम फेस को लेकर इशारा देना मैं इसको नहीं मानता। क्या राजस्थान में एक बड़ा सियासी संकट फिर से देखने को मिल सकता है? तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में सीधा स्टूडियो से जुड़ चुके हैं योगेंद्र गुप्ता, जो कि बतौर विश्लेषक हमेशा हमारे साथ में राजस्थान तक पर आते हैं और आज वो सीधा यहाँ पर आ चुके हैं हमारे स्टूडियो, यानी कि दिल्ली आ चुके हैं और यहीं से सीधा आपसे मुखातिब होंगे, हमें समझाएंगे जो कि पल पल राजस्थान की राजनीति पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान तक के स्टूडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तमाम मंत्री हैं आपस में लड़ पड़े हैं, तो फिर 2023 की जो जंग है वो कैसे जीतेंगे? देखिए नुपुर, राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेस, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पूरा फिल्मी मोड आ चुका है और दोनों की राजनीति में किसी ओटीटी फिल्म की तरह सस्पेंस है, थ्रिल है, मेलोडी है, इमोशंस है, ड्रामा है, सब कुछ है। और मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो फिल्म दिखाएंगे वो हिंदुस्तान की राजनीति के ओटीटी प्लेटफॉर्म की सबसे सुपरहिट फिल्म होने वाली है। योगेंद्र जी, हमने ये देखा कि उम्मीद थी एक तरह से नवरात्रि चली जाती है, दिवाली आ जाती है, हमने सोचा ये दिवाली किसी के जीवन में तो रोशनी लेकर के आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। हम ये समझना चाहेंगे कि हाल ही में हमने देखा कि राहुल गांधी ट्वीट करते हैं अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के। उसके बाद हम देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी अशोक गहलोत की तारीफ करने से नहीं चूकते हैं। तो समझ में ये नहीं आ रहा किसका पलड़ा भारी है। आपको वो समझना होगा खड़गे के पास ऑप्शन क्या है, और अब चूंकि खड़गे पिक्चर में बिल्कुल फ्रंट लाइन पर हैं, भले ही वो सोनिया राहुल से बिना पूछे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जितने तर्कश में से तीर निकालने हैं वो खड़गे को निकालने हैं। तो खड़गे की समस्या दो है। एक, खड़गे को गुजरात का चुनाव लड़ना है। अगर आज वो कोई फैसला करके अशोक गहलोत को आउट कर देते हैं तो गुजरात चुनाव उनके हाथ से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर गुजरात चुनाव लड़ेगा कौन? उनको चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग चाहिए। वो फंडिंग कहां से आएगी? दो ही तो स्टेट है इनके पास में, और उसमें राजस्थान मेन रोल निभा रहा है। तो सारे के सारे जो अर्थतंत्र वो कौन संभालेगा? इसके बाद में 2023 में चुनाव है, तो 2023 के चुनाव में उनका प्रबंधन कौन देखेगा? 2024 में फिर इलेक्शन आएंगे, एमपी के इलेक्शन, राहुल गांधी को मुख्य प्रधानमंत्री बनाना है, तो उसका जो प्रबंधन है उसको कौन देखेगा? तो उनके सामने समस्या ये है कि जो ओरा, जो आत्मसम्मान सोनिया गांधी और राहुल गांधी या खड़गे खुद राजस्थान में थे उनका खत्म हुआ, उसको बचाने के लिए दुनिया भर के झंझावत झेलते हुए, नुकसान झेलते हुए उसको बचाएं, या फिर समझौता करते हुए इस समय फोकस करें गुजरात चुनाव, हिमाचल चुनाव, आने वाले में कल में एमपी के चुनाव, हरियाणा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, राजस्थान के चुनाव। ठीक है। तो हम देख रहे हैं जिस तरह से अशोक गहलोत का रिकॉर्ड रहा है कि उनको जादूगर तो कहते हैं, लेकिन अब सियासी चर्चाओं में उनको एक और नाम दे दिया, बाजीगर। मतलब कि अब हारी बाजी को पलटना कैसे वो भी जानते हैं। एक रिपोर्ट में आज देख रही थी योगेंद्र जी, आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि राजनीतिक जो नियुक्तियां हैं वो भी एक अहम चर्चा का विषय बनी हुई है। उसमें सियासी संकट के बीच 1.5 गुना ज्यादा नियुक्तियां जो है 4 साल में 15,000 गहलोत सरकार नियुक्तियां दे चुकी है, जो कि तीनों काल में उनके सबसे ज्यादा है। इनसे क्या इशारा समझे? देखिए, अशोक गहलोत ये पूरी तरीके से मान चुके हैं कि अगला चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। अशोक गहलोत ये भी बार बार परिलक्षित कर रहे हैं कि जो अगला चुनाव होगा उसके अंदर पूरी तरीके से अशोक गहलोत की जिम्मेदारी है कि वो सरकार सत्ता में वापस लेकर आए। अशोक गहलोत बिना किसी बयान की परवाह किए हुए, बिना आला कमान की परवाह किए हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ हो नहीं सकता, वो पूरी तरीके से उस दिशा में बढ़ चले हैं जहां पर वो भरपूर कोशिश करें कि अगले इलेक्शन में कैसे वापस आना है। जो नियुक्तियां हैं वो उसी का परिणाम है। उसके पहले उन्होंने बजट के लिए 3 महीने पहले शिकोबा छोड़ दिया, यानी जब विद्रोह हुआ राजस्थान में उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि मुझे बजट पेश करना है। वो बताता था कि भाई आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी दिशा में चल रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं बजट पेश करूंगा। बजट पेश करने के बाद में फिर बजट की क्रियान्वयन कौन करेगा? वो सचिन पायलट तो आएंगे नहीं, वही तो करेंगे, उनके हाथ में बचेगा ही क्या? तो उन्होंने पूरा, आपने सही कहा, जादूगर के साथ बाजीगर,
तो उन्होंने सारी बाजी के जो चौसर है वो इस तरह बिछा दी है, उन चौसर पे गोटियां इस तरह फिक्स कर दी है कि केंद्रीय नेतृत्व कितना ही चाहे, खड़गे कितना ही चाहे, लेकिन कुल मिलाकर के उनको वही गोटियां उठानी होगी जो अशोक गहलोत चौसर पर रखेंगे। ठीक है योगेंद्र जी, तो इससे एक अहम सवाल उठता है, तो फिर सचिन पायलट का प्लेन जो है वो क्या क्रैश हो जाएगा? नहीं, सचिन पायलट का प्लेन क्रैश नहीं होगा। सचिन पायलट ने जो बयान दिया, खाचरियावास ने जो बयान दिया, क्योंकि खाचरियावास, याद रखिएगा कि खाचरियावास सचिन पायलट ग्रुप के सबसे खास सिपह सालार थे। और उनका एक बयान मैं आपको याद दिला देता हूँ। जब सरकार बनने का मौका आया और जब मुख्यमंत्री बनने का बात चल रही थी अशोक गहलोत की, तब उनसे सवाल पूछा गया था कि आप तो सचिन पायलट के खास हैं, तो आपको मंत्री पद कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा था कि मंत्री पद देने वाले अशोक गहलोत कौन होते हैं? वो तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी तय करेंगे, आलाकमान तय करेगा। तो जो ये बयान था, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पाला पलटा, उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। और अशोक गहलोत के चीफ स्पोक पर्सन के रूप उन्होंने काम करना शुरू किया। उसके बाद वापस से उन्होंने अशोक गहलोत के ऊपर ही सवाल उठा दिया। तो इसका मतलब है कि चीजें बदल रही हैं। अब जो प्लेन की बात कर रहे हैं कि इनका प्लेन क्रैश हो गया, नहीं, मैं नहीं कहता प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन है रनवे पर, अब सचिन पायलट उसको दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्लेन उड़ नहीं पा रहा है। अब वो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, अगर उसको उड़ता देख करके उसमें से कितने लोग राजस्थान की राजनीति में, कितने नेता मंत्री उसके अंदर सवारी करेंगे, वो कहां पर जाकर लैंड करेगा, वो अगर उड़ेगा तो उसके हवा के झोंके के अंदर क्या अशोक गहलोत उड़ जाएंगे उसके पंखों के झोंके के अंदर? चलिए अगला सवाल ये है योगेंद्र जी, एक बड़ी चुनौती है अब आने वाले उपचुनाव, जो कि सरदार शहर सीट को लेकर के होगा। लेकिन अब तक का हम रिकॉर्ड देखें तो तकरीबन 8 उपचुनावों में 6 पर जो है वो कांग्रेस जीती है और बीजेपी ने केवल 2 सीट पर कब्जा जमाया है। और हाल ही में सतीश पूनिया ये बयान भी देते हैं कि मुख्य चुनाव में हम जीतते हैं, उपचुनाव तुम ले लो, मतलब लेकिन हम अपनी जो है मेहनत नहीं छोड़ेंगे। तो इससे क्या समझा जाए? ये उपचुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। इंटरेस्टिंग हो चुका है इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो अगर कांग्रेस को रिपीट करना है, और बार बार वो कह रहे हैं कि हमने ऐतिहासिक रूप से ऐसे फैसले यहाँ पर किए हैं जो राजस्थान की राजनीति में शासन में कभी हुए नहीं, तो उनका लिटमस टेस्ट है। अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो सीधा उसका जो एलिगेशन है सीधा उंगली उठेगी अशोक गहलोत के ऊपर। इसका मतलब है कि इंडिकेशन हो चुका है कि आपको विदाई तय है। भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि इससे बड़ा कुशासन कभी हुआ नहीं, तो उनका भी लिटमस टेस्ट है कि अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं, इसका मतलब कि मोहर लगा दी है कांग्रेस के शासन पर। अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर तो जोर शोर से ढोल बजेंगे कि लीजिए आपकी विदाई तय हो गई। लेकिन यहाँ पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी को कहीं कहीं लग रहा है कि हम हार सकते हैं, तो आप देखिए सारे जो बयान नेताओं के हैं वो एक ही सुर पर चल रहे हैं कि उपचुनाव सामान्यतः वही जीतता है। भारत जोड़ो यात्रा जो है 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी। इधर हम देख रहे हैं कि उपचुनाव भी हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 4 साल के जो कार्यकाल है वो भी दिसंबर माह में ही पूरे होने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी कमर कस चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा के काउंटर के रूप में आक्रोश रैली निकालना शुरू कर रही है। तो ये कितनी चुनौतियां मतलब 2023 में देखने को मिल रही है। दोनों तरफ इस तरह मतलब पलड़ा किसका भारी है किसका कमजोर है। एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, एक आक्रोश रैली पे निकल पड़े हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है, यह आक्रोश रैली को पहले निकालनी थी, लेकिन अभी गुजरात चुनाव के बाद उसका प्लान कर रहे हैं ये। तो निसंदेह चूंकि गुजरात चुनाव के अंदर 1 वर्ष से कम समय बचेगा, तो ये पूरा उबाल वहां पर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और उनको लगता है कि राहुल गांधी के आने से जो टूटी फूटी कांग्रेस है, जो इस वक्त विभाजित है, तो कहीं उस कांग्रेस में एकता ना आ जाए। क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो यात्रा कमोबेश उस क्षेत्र से निकल रही है जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र भी है, मीणा और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र। अगर आप देखेंगे तो सवाई माधोपुर जो पूरी बेल्ट वहां से निकल रही है, वहां पर सचिन पायलट का पल्ला काफी भारी है और सचिन पायलट पूरी यात्रा में साथ में रहेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी यहाँ पर कोई एका करा जाए, तो उस चीज को छिन्न भिन्न करने के लिए एक उसको कहेंगे कि ये भारत तोड़ो यात्रा है। दूसरा आक्रोश रैली का मतलब ये है कि जो उससे अगर कोई सेंटिमेंट पैदा होता है तो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट की जो नेगेटिविटी है उसको बता करके उसका जो इम्पैक्ट होगा उसको खत्म किया जाए। और तीसरा जो चुनाव होंगे अगले, उस चुनाव के लिए जो जमीन है, जो सतह है, उस सतह को तैयार किया जाए। साथ ही योगेंद्र जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नसीहत देते हैं। उसमें वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि आजकल के युवाओं की एक्सेप्टेशंस जो है वो बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इनडायरेक्ट वे में उन्होंने सचिन पायलट पर निशाना साध दिया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए अशोक गहलोत ने जब ये बयान दिया
तो उसके तक सबके चेहरे में मुस्कुराहट थी, क्योंकि जब ये कहा गया था दिल्ली में पिछले एपिसोड के बाद कि अब कोई बयान नहीं देगा, उसको तोड़ते हुए सबसे पहले अशोक गहलोत ने ही बयान दिया था सचिन पायलट के लिए, और फिर वही नकारा निकम्मे वाले बयान निकल करके आए। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट ने एक बयान दिया अशोक गहलोत को लेकर, जब नरेंद्र मोदी ने उनकी प्रशंसा की मानगढ़ धाम में, तो उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद की प्रशंसा की थी, वो अशोक गहलोत के मर्म पर चोट लगी। यानी एक तरह से उन्होंने कह दिया कि अशोक गहलोत गुलाम नबी आजाद के रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाए, और उन्होंने फिर बयान दिया इसके ऊपर। लेकिन अशोक गहलोत ने 4 उंगलियां खुद के ऊपर उठा ली, क्योंकि अशोक गहलोत ने जितने कठोर तीखे बयान, नालायक, निकम्मा, नकारा, अंग्रेजी बोलने वाला, स्मार्ट, इस तरह के बयान दिए, उसके मुकाबले में सचिन पायलट का बयान तो 1% भी नहीं था। तो ये कहीं न कहीं जो अशोक गहलोत का बयान है वो भी ये बताता है कि सचिन पायलट का जो फोबिया है वो उनके सर पर हावी है। लेकिन अब देखना यह है कि बीजेपी में भी कोई ज्यादा, मुझे नहीं लगता है कि अच्छी स्थिति है। अब आप देख लीजिए, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे राजसमंद जाती है, लेकिन वहां पर कोई उनसे मिलने नहीं आता है, उनकी कार्यकारिणी के लोग नहीं आते। तो वसुंधरा राजे के भविष्य पर भी चिंता अभी जताई जा रही है कि आखिर उनका महारानी का भविष्य क्या है। देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनको उपाध्यक्ष बनाने का मतलब ये था कि केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि वो राजस्थान छोड़कर दिल्ली चले आए, लेकिन उपाध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कभी भी दिल्ली का रुख नहीं किया, पूरी तरह उनकी आत्मा राजस्थान में बसी रही। अब वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके समर्थक गाहे बगाहे, मौके ब मौके हमेशा जताते रहे कि अगर राजस्थान में जीतना है तो वसुंधरा के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। हालांकि वो नारा भूल जाते हैं जो 2018 में हुआ था कि मोदी तुझसे बेर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, वो भूल जाते हैं कि यही राजस्थान में नारा गूंजा था वो। अब वो कहते हैं कि वो नहीं। तो वसुंधरा ये पूरी तरीके से परिलक्षित कर चुकी है कि राजस्थान में मेरे अलावा ऑप्शन नहीं है, आपको मुझे चेहरा बनाना होगा। अरुण सिंह जो बार बार बयान देते हैं पूनिया के फेवर में, वो बार बार ये बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को या जो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का नेतृत्व है वो पूरी तरीके से पूनिया पर भरोसा करता, पीठ थपथपाते हैं कि विचलित होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वसुंधरा से फाइट करना है। वसुंधरा की अशोक गहलोत से केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है, ये आप भी जानती हैं। वही वसुंधरा थी जब 2020 में विधानसभा में बहुमत का परीक्षण हो रहा था तो 4 विधायक विप के बावजूद वहां से आउट हो गए थे। यही वसुंधरा है जो तमाम तरह के प्रतिबंधों के बाद उसके बाद भी रैली निकालती है और देवी सिंह भाटी को ज्वाइन करने का प्लान करती है बीकानेर में। अलग बात है कि बाद में उसको रोक दिया गया। तो वसुंधरा राजे सिंधिया किसी भी हालत में हार मानेंगे, रुक जाएगी, इसकी कोई संभावना नहीं है। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने एक बयान दिया। उन्होंने संकेत दिए, मतलब बयानों के जरिए तो साफ कह दिया कि सतीश पूनिया जो है तमाम राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष जो है उनमें सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। इस तरह का वो कुछ बयान देते हुए दिखाई देते हैं और मतलब ये कहते हैं मतलब सबसे मजबूत नेता है, इस तरह की कुछ बयानबाजी करते हैं। इससे क्या लगता है कि वो सीएम फेस को लेकर के एक इशारा दे रहे हैं सतीश पूनिया का? देखिए, सतीश पूनिया का सीएम फेस को लेकर इशारा देना मैं इसको नहीं मानता। मेरा मानना ये कि जिस तरीके से वसुंधरा प्रोएक्टिव हो रही है वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत भी कहीं न कहीं झलक दिखाते हैं कि मुझे ही पिक्चर में आना है। तो एक तरह से अरुण सिंह का कहने का मतलब ये संदेश बेसिकली कार्यकर्ताओं के लिए है कि आपको वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र शेखावत, राजेंद्र राठौड़ या बाकी लोगों की तरफ आपको नहीं झुकना है। जो केंद्रीय नेतृत्व उसका 100% भरोसा पूनिया के ऊपर है, हाथ पूनिया के ऊपर है। टिकट वितरण जब होगा तो पूनिया के चलेगी, बागी नेताओं को जब लाया जाएगा तो पूनिया से पूछा जाएगा। तो एक सुर में पूनिया के सुर में सुर मिलाना है, क्योंकि पूनिया का सुर केंद्रीय नेतृत्व से मिला हुआ है। हालांकि कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। चलिए योगेंद्र जी, एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन जो है वो हमने आपसे किया। तमाम राजस्थान तक के दर्शक जो है वो आपको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति आगे आने वाले समय में किस दिशा की तरफ जा सकती है और किसका भविष्य जो है वो अंधकार में हो सकता है और किसका भविष्य उज्जवल होगा। हालांकि ये तो 2023 के चुनावों में ही पता लग पाएगा। नमस्कार।